हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मेरी स्टोरी लाइन जो कि मैंने ये भी आई एम बेबी फादर टू, डोंट गो अवे फॉर माई लव, गेट हेल्ड बाय माई ऑन ओमेगा, ये तीनों स्टोरी अभी जस्ट मेरी ऑन गोइंग जा रही है, जो कि इसकी राइटर, ऑथर, नरेटर सब कुछ हम खुद हैं। तो अगर आप लोग को मेरी ये तीनों स्टोरी के प्लॉट्स और उसकी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे अप्रिसिएट करो। इन फ्यूचर में इसी तरह से सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई स्टोरीज़ आप लोगों के पास लाती रहूँ। अगर मुझे किसी में भी कमेंट्स कम लगे तो मैं ऑथर के परमिशन से जो वेटपेड पे स्टोरीज होती है मैं वही उठा के डाल दूँगी। ये देखो यार, क्योंकि ये स्टोरी क्रिएट करने में ना दिल दिमाग का दही हो जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसके मन मुताबिक अगर रिजल्ट ना मिले ना तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग समझ सकते हो ना। वैसे मैंने 1 मिनट तक आप सभी का सर खा लिया है मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए। आप सब लोगों का थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट इफ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग को जो थे वो नीमंजो गग्गा नीहसांग के साथ में एक पूरी डॉक्टर के टीम के साथ उन्हें पेरिस भेज दिया गया था, जिसके साथ डॉक्टर युवान भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ यानली नीचे लौट के आ रही थी। उससे पहले ही जो सीचन थे वो री को अपने साथ ले जा चुके थे वांगजी को 2 थप्पड़ लगाने के बाद। उसके जाने के बाद जब वांगजी देखता है कि यानली आ रही है तो उसका गला दबोचते हुए उसे सीधे दीवार पे पिन करता है और उसे धमका रहा था कि आई एम बेबी फादर टू, बिकॉज वो बच्चा मेरा है। और विंग भले ही इस दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए लेकिन मैं उसका फादर हूँ और मैं हमेशा ही उसका फादर रहूँगा। और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस हॉस्पिटल को तहस नहस कर दूंगा। यानी मौक करते हुए उन्हें कहती है तुम फादर कहलाना डिज़र्व नहीं करते हो। अगर तुम फादर कहलाना डिज़र्व करते हो तो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मारने के लिए यहाँ नहीं लाते। तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं तुम्हें बताऊँगी कि विंग कहाँ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा बच्चा और वो ज़िंदा है या मर गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर ही रहे थे तभी वहाँ पे डॉक्टर सिचैन आ जाते हैं। पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया था, हालांकि मैं भूल गई थी, सॉरी। तो तभी वहाँ पे डॉक्टर सिचैन नहीं यार, फैंसिंग आ गया था। अब वो जब देखता है कि जो वांगजी है वो यानली को ऐसे ही ग्रैब किए हुए दीवार पे पिन किए हुए है तो वो जल्दी से भाग करके आता है और दोनों को सेपरेट करता है और वांगजी को एक घूसा लगाता है उसके थोबड़े पे। वांगजी का मुंह टेढ़ा और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, हाँ मिस्टर आप है कौन। फिर जब वो फेस देखता है उसका तो कहता है लान वांगजी, बिजनेस टाइकून लान वांगजी। और वो मतलब अपनी ही जगह पे शौक, उसके हाथ भी अभी तक हवा में ही थे, जैसे उसने पंच बनाया था, मुट्ठी बनाया था उसे कूटने के लिए, वो वैसे ही थे। उसके बाद जो वांगजी है जब वो देखता है फैंसिंग को तो कहता है ओह तो तुम वही हो ना, हाँ जिसने उस दिन उसे गले लगाया हुआ था। फैंसिंग शौक, कब लगाया गले, किसे लगाया। और वो फैंसिंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तुम कैसे जानते हो विंग को, हाँ तुम कैसे जानते हो विंग को। अब फैंसिंग को गुस्सा आ रहा था, उसके हैंड्स को हटाते हुए कहता है और तुम कैसे जानते हो विंग को, हाँ तुम कैसे जानते हो बताओ मुझे। यानी इन दोनों का फाइटी देख करके उसको गुस्सा आ रहा था। कहता है स्टॉप, कैन यू स्टॉप इट गाइस प्लीज़ स्टॉप, आई सेड स्टॉप। उसके बाद दोनों थोड़ा अलग होते हैं। उसके बाद यानी रोते हुए कहती है फैंसिंग विंग उसका बेबी मर गया फैंसिंग उसका बेबी मर गया। फैंसिंग ये सुनता है वो शौक और कहता है क्या। वांगजी भी कहता है क्या, नो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नो उसका बेबी मर नहीं सकता, नो मेरा बेबी मर नहीं सकता, मेरा बच्चा नो आई सेड नो, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, नो। और इतना बोलने के साथ ही वांगजी वहीं पे धड़ाम से बैठ जाता है। फैंसिंग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है यानी तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, मुझे साफ कहो प्लीज़, मुझे साफ कहो। फिर यानी एक एक करके सारा बात बता देती है कि वांगजी कैसे उसे खींच के लाया था
पहले का तो उसे खुद नहीं पता ना। फिर वो बताती है कि यानली कि वांगजी उसे कैसे खींच के लाया, अबॉर्शन कराने के लिए कैसे बोल रहा था और क्या क्या सिनेरियो बना, वो सभी चीज़ें उसे बताता है। ये छोड़ करके कि न्यू हेसांग और इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से बाहर भेज दिया है, वो नहीं बताता। फिर ओनली बताता है कि विंग का बच्चा मर गया है और उसका ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए वो अनकॉन्शियस है, इतना बता देता है। अब फैंसिंग को जो कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो नीचे झुकता है, वांगजी को ऐसे ही 2 बार पंच लगा देता है एक के बाद एक। वांगजी जो कि अभी पूरा सुन्न हो चुका था, उसे अपने दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, उसे अपनी चोट की परवाह नहीं थी। वैसे पंच खाने के बाद उसका मुंह टेढ़ा और दीवार से सीधे जाके लग गया था। वो तो बस अभी भी खुद को समझाने में लगा हुआ था कि क्या सच में विंग का बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर गया, कैसे, नो, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। और उसे अभी बहुत बड़ा सदमा लगा था, उसे बाहर का कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। फैंसिंग कहता है यहाँ ले, विंग कहाँ है। तो याली कुछ नहीं बोल रही थी और कहती है फैंसिंग यहाँ से चलो, हमें यहाँ से अभी जाना है। और इतना कह करके वो फैंसिंग के हाथ को पकड़ती है और अपने साथ ले जा रही होती है। और वांगजी अभी भी वहाँ पे वैसे ही स्टिल बैठा हुआ था। 15-20 मिनट तक उसी तरह से सोचने के बाद वांगजी जो कि अभी भी उसी सब को प्रोसेस करने में जुटा हुआ था, और सभी एक एक करके फिल्म की जैसे उसके सामने अपीयर हो रही थी, किस तरह से वो इतना ज़्यादा हार्शली विंग को उस फूड कोर्ट से खींच के लाया, उसे पानी में गीला किया, 4 घंटे तक पानी में बैठने तक दिया, फिर उसे उसकी मॉम के जो मॉर्जरी होती है कब्र, वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे उसे सीधे फेंक दिया। फिर यहाँ लाकर स्ट्रेचर पे फेंका, उसके ब्लड लॉस हो गए थे, उसने देखा था कि कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा था, उसको कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। वो सभी चीज़ें जैसे एक एक करके वांगजी की आंखों के सामने फिल्म के जैसे चल रही थी। पूरी पिक्चर देख रहा था और वो उसकी आंखों से पहली बार इतने ज़्यादा आंसू गिर रहे थे और वो बहुत ज़ोर से चीखता है, इतना ज़ोर से चीखता है कि उतना दूर का एरिया समझो अगर आसपास कोई हो तो डर जाता। वो 2 बार चीखता है और इस बार भी उसका इतना बुरा रिएक्ट हुआ था कि वो वापस से उसके जो ब्लड सेल्स थे बिना रट ट्रिगर हुए उसके बॉडी में वो हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गया था और वो नहीं समझ पा रहा था। वो इतनी ज़्यादा हैवान हो गया था, अभी उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो खड़ा होता है और उठता है, वहाँ से खड़ा होता है और सीधे यानली के कैबिन की ओर आता है, जहाँ यानली और फैंसिंग दोनों बात कर ही रहे थे। यानली ने बता दिया था फैंसिंग को कि हम जो है विंग को पेरिस भेज चुके हैं और बेबी का हम अभी तक नहीं कह सकते जब तक कि हमें जो डॉक्टर युवान है वो हमें कॉल करके ना बताए। लेकिन हमें इस इंसान को कभी नहीं बताना है कि उसका बच्चा ज़िंदा है, और अगर हो सके तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि विंग मर चुका है। मैं इसके सामने में अपने भाई को दोबारा नहीं आने दे सकती। फैंसिंग कहता है मैं भी अपने भाई को उसके सामने कभी नहीं आने दे सकती। और इस तरह से यानली और फैंसिंग दोनों एक दूसरे से इसी पर बात कर ही रहे थे, तभी उसकी केबिन का डोर ओपन होता है जहाँ पे वांगजी खड़ा था। वो सीधे आता है और टेबल पर एक हाथ मारते हुए कहता है विंग कहाँ है। यानली कहती है मिस्टर लान वांगजी, आप होंगे कहीं के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, पर ये हॉस्पिटल है, सो बिहेव और यहाँ से बाहर निकलिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। तो वांगजी कहता है ओह रियली, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस में कंप्लेन करोगी और पुलिस मेरी बात सुनेगी या फिर तुम्हारी? मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। मुझे बताओ कि विंग कहाँ है। यानली कहती है मुझे नहीं पता कि विंग कहाँ है, और अगर मुझे पता होगा भी ना मैं कभी नहीं बताऊंगी कि विंग कहाँ है। इसलिए जो उखाड़ना है मिस्टर लान वांगजी आप उखाड़ सकते हैं। इतना वो बोल देती है। उसके बाद कहती है फैंसिंग यहाँ से चलो। तभी जो वांगजी था ऐसे तो कभी वो किसी को टच नहीं करता, क्योंकि उसे साइको वाली बीमारी है ना। वो जब भी किसी को टच करता है तो उसे बार बार हाथ धोना पड़ता है और उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बार उसका अपनी बेबी के बारे में जानना है, तो वो यानली को उसके कोट से पीछे से ही उसके हाथ को ग्रैब करते हुए उसे सीधे कुर्सी पर फेंकती है और कहती है मैं कह रहा हूँ कि विंग कहाँ है, सीधे सीधे मुझे बताओ कि विंग कहाँ है, वरना मुझसे बुरा अभी कोई नहीं होगा मिस जान यानली। फैंसिंग कहता है मिस्टर लान वांगजी आप प्लीज़ बिहेव, आप ऐसे किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं। वांगजी कहता है सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ
या फिर मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, और अभी तक इस गधे को पता नहीं कि इसका भाई है। इतना बोलने के साथ ही वांग जी फैंसिंग को गले को दबोचता है और उसे पिन कर देता है वापस से उसी कैबिन में। और जहाँ पे उसके पीछे एक, क्या बोल सकते हैं उसको, मेज छोटा सा, जो ऐसे हम लोग कैबिनेट बोलते हैं उसे, तो कैबिनेट था, उसी के ऊपर उसे थ्रो करते हुए उसके गले को दबोचा हुआ था और उसे वो धमका रहा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। हाँ, तुम भूल गए हो कि वो एक मार्क ओमेगा था, फिर तुम उसके करीब कैसे जा सकते हो? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। इतना बोलने के साथ ही वो फैंसिंग को गले से पकड़ के उठा के सीधे फेंकता है दूसरे कोने में। फैंसिंग खांसते खांसते कहता है तुम पागल हो गए हो, सच में तुम पागल हो गए हो। तुम्हें तो, इतना बोल करके वो हल्ला करता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और यानी भी अलार्म बजा दी हुई थी। इतना सुनने के साथ ही वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वांग जी को पकड़ ढक के हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। वांग जी जो कि अभी भी अपना सुध बुध खो चुका था, और वो जिस कार से आया था उस कार में वो बैठता है। अब बैठने के साथ ही वो अपने अपार्टमेंट के लिए जा रहा होता है, क्योंकि घर जाएगा तो उसका भाई उसको कूटेगा ना, उसको अच्छे से पता है ये बात। तो वो अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है और वो इतना बेसुध था, वो बेसुध होकर के कार चला रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। वो चुपचाप बस हर चीज़ को सोच रहा था, हर चीज़ को समझने का प्रयास कर रहा था। मतलब उसकी लाइफ अभी पूरे कह सकते हैं कि 360 डिग्री टर्न ऑन हो गई है। और वो मतलब ऐसा है कि एक ऊंचाई पे जाके उसने सब कुछ हासिल किया, नाम, इज्जत, पैसा, एक बिजनेस टाइकून का टाइटल, सब चीज़, एक रेयर ब्लड अल्फा। लेकिन उसने खोया क्या? अपना ओमेगा, अपना बच्चा। और वो एक इतना कूल पर्सन है कि वो अपने फैमिली को नहीं संभाल पाया। वो इन सारे जज्बातों के साथ लड़ता हुआ उस कार को ड्राइव कर रहा था। उसकी ज़िंदगी तो एक रोलर कोस्टर के जैसे हो गई थी, जो ऊपर तो जा रही थी लेकिन नीचे नहीं आ रही थी। और अभी यहाँ पे उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रही थी, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिचुएशन में करे भी तो क्या करे, कैसे हैंडल करे। उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे ढूंढे विंग को, क्योंकि यानी उसे बताएगी नहीं। और फैंसिंग का जिस तरह से उसने गला दबाया था और वो जिस तरह से जवाब दे रहा था, वांग जी समझ गया था कि उसे भी नहीं पता है कि विंग कहाँ है। हालांकि पता तो दोनों को है, बट कोई बताएगा क्या उसे? बिल्कुल नहीं। मैं रहती तो हम भी नहीं बताते उसे, तुम तड़पो, मर जाओ तुम। वो यही सब सोच करके और कार ड्राइव कर रहा था। चाइना की सड़कें एक साथ में एक तरफ से आप 6 गाड़ी को पास कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे 6 लेन का वो रहता है। और ये फ्लाईओवर था जहाँ पे वांग जी को ऊपर लेके जाना था, लेकिन वो नीचे की तरफ से लेके चला गया। और कुछ दूर जाने के बाद जहाँ के ओनली फॉर 3 कार्स ही एक साथ जा आ सकती थी, उस लेन में इसने अपनी कार घुसा दी। और हालांकि उस तरफ से एक बहुत बड़ी जो ट्रक थी जिसमें ये सामान ट्रांसपोर्ट करने वाला था, वो ट्रक आ रहा था। और वांग जी बिना ये नोटिस किए कि उसने गलत लेन में अपनी कार घुसाई है, 2 मिनट के बाद उसकी कार उस क्रेन के द्वारा ठोक दी जाती है और उसका बहुत बुरा कार एक्सीडेंट होता है। उसके सर में चोट लगे थे, उसके हाथ में चोट लगे थे, और जो स्टीयरिंग व्हील थी उसके चेस्ट में जाके लगे थे। वो उसी तरह से बैठ गया था। हालांकि वो कार मतलब साउंड प्रूफ और क्या बोलते हैं उसको, एयर पम्प्स क्या होते हैं वो थे ना, तो ज़्यादा कुछ इंजरीज हुआ नहीं, बस इतने ही उसे चोट आई थी। और वो उसी कार में बेहोश हो जाता है। और मुझे कार के बारे में कोई आइडिया नहीं है यार, मैंने गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। उसमें कुछ रहता है ना प्रेशर पंप जैसा, जो अगर ऐसा हो तो वो कवर काम करता है अगर एक्सीडेंट होता है तो। हाँ, तो वो वैसे ही था, वो उसमें बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद जो कि अब वो तो पुलिस केस बन गया था ना, तो उसे जल्दी जल्दी वहीं के पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एंड देन उसका फ़ोन निकाल करके लास्ट नंबर पे उसे कॉल किया गया, जो कि उसके पीए का था। जैसे ही मिस्टर क्रिस को पता चलता है कि उनके बॉस वांग जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके हाथ से फ़ोन छूट ही गया। और उस टाइम में सीचेन और रोई घर पे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे। वापस से अब हालांकि गिरा
फ़ोन तो क्रैच हो गया था उसका। वो जल्दी से दूसरे का फ़ोन लेता है, एक एम्प्लॉय का छीनता है और जल्दी से वो सीचेन को कॉल करते हैं। वो बोलते हैं बॉस 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 सर, वांगजी सर का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर वो एड्रेस बता देते हैं वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और पास के जिस हॉस्पिटल में वांगजी को ले गया था वहाँ का। इतना सुनना था कि सीचेन और रुई वापस से भागते हैं हॉस्पिटल के लिए। और अभी तो फ़िलहाल से वांगजी को ओटी में ले गया हुआ था क्योंकि उनको जल्दी जल्दी से इलाज करना था और उनका ब्लड लॉस भी हो रहा था। इस वजह से वहाँ पे विंग को उसका ब्लड नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी ब्लड भी रेयर ब्लड ग्रुप थे। और यहाँ वांगजी का ब्लड तो टोटल अपोजिट, उसके ब्लड में येलोइश कंपोनेंट ज़्यादा थे रेड के मुकाबले में। एक्चुअली में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड के वजह से बनते हैं और वाइट ब्लड ही ग्लूकोज मिलाकर ब्लड को रेड बनाते हैं। पर यहाँ पे वांगजी के जो ब्लड थे वो येलोइश कलर के थे, ना ही ब्लू थे, ना ही महरून थे, ना ही रेड थे, वो येलोइश थे। अब तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हम ब्लड कैसे चढ़ाएंगे क्योंकि इसका तो ब्लड इस तरह के तो उसने पहली बार सुना है। उसने सुना है कि हाँ गोल्डन ब्लड होते हैं, ब्लू ब्लड भी होता है, बट उसने पहली बार देखा। उस डॉक्टर की तो सिट्टी पिट्टी घूम थी और हालत ख़राब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वो बस उसका इलाज कर रहे थे और उनके फैमिली वाले का आने का वेट कर रहे थे। वहीं तब तक सीचेन और रुई भी आ गए थे। जब डॉक्टर को पता चलता है कि उसके फैमिली वाले आ गए हैं, जो एक वार्ड बॉय जाके बताता है अंदर, तो वो डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर सीचेन से मिलते हैं और कहते हैं आपके भाई का ब्लड इतना ज़्यादा रेयर है कि हम ये ब्लड कहाँ से अरेंज करें, हमें तो पता ही नहीं है कि इसके ऊपर कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए क्योंकि इनका ब्लड लॉस हुआ है और अगर ऐसा रहा तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। सीचेन कहते हैं मैं उसका भाई हूँ, मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए क्योंकि हम एक ही फैमिली के जीन से बिलोंग करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा ब्लड उसके जैसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे ब्लड से वो ठीक हो सकता है। इतना बोल करके सीचेन अपना ब्लड डोनेट करने के लिए चले जाते हैं। उनके बॉडी से 4 पाउच ब्लड निकाला जाता है और बाद में उन्हें एक एप्पल दे के बाहर बैठा दिया जाता है। मजाक था। बाहर ब्लड निकालने के बाद सीचेन को बाहर बैठा दिया जाता है कॉरिडोर में और वो अभी थोड़े से वीक लग रहे थे उन्हें, तो वो बैठा हुआ था। रुई इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी और रो रही थी। एक ही दिन में उसे इतना बड़ा झटका मिला। पहले विंग, वो उसका बेबी, दूसरा उसका भाई। इस हालत में दोनों अपने अपने लाइफ से अभी लड़ रहे थे। एक तरफ विंग जो पूरा अनकॉन्शियस था और चाइना छोड़ के बाहर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो ओटी में अपनी ब्लड की वजह से वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था क्योंकि उसका ब्लड सेल्स बेहोश होने के बावजूद भी नए नए जीन्स बना रहा था उसके बॉडी में और अपने आप ही वो रिएक्ट हो रहा था। हालांकि उसे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एज ए मेडिकल फील्ड होने के नाते डॉक्टर को लगा कि इसे ब्लड देना चाहिए, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। लेकिन वांगजी के ब्लड अपने आप ही उसकी बॉडी में फिर से नए नए सेल्स बनाना शुरू कर दिया था ताकि जितने भी इंजरीज हुए उस सबकी जल्दी से रिकवरी हो जाए। और ये मेडिकल से कम नहीं था और ये डॉक्टर भी देख पा रहे थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बॉडी है या फिर रोबोट की मशीन, अपने आप ही सब कुछ हील हो रहा है। फिर भी वो लोग को जो मेडिकल स्किल्स जो होती हैं वो सभी चीज़ें ट्राई करते हैं और वांगजी को सीचेन का ब्लड चढ़ा दिया जाता। हालांकि जेनेटिकल ब्लड होने के बावजूद हम चढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर ना मिले तो आदमी को मार थोड़ी सकते हैं, तो वो उसे चढ़ा देते हैं। उसके बाद उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब पूरे 8 घंटे बाद वहाँ तब तक इन दोनों भाई बहन की हालत ख़राब। उधर अभी वांगजी का चैप्टर क्लोज करती हूँ मैं। यानी जब बेसुध होकर के घर लौटी थी, क्योंकि एक तो उसको पहले ही वांगजी ने उसका गला दबाया हुआ था, दूसरी बार उसे कुर्सी पर फेंक दिया था, उसके हाथ में भी चोट लग गया था, वहीं उसने फिर फेंसिंग का गला दबाया हुआ था। तो फेंसिंग बाद में उसे जब सिक्योरिटी वाला को बोल के वांगजी को बाहर फेंक दिया जाता है, तो यानी कि मेंटल हालत अच्छी नहीं थी और वो उसे फेंसिंग धीरे से उठाता है और उसे अपने साथ ही अपनी कार में ला करके उसके जो जैंग मेंसन था वहाँ लाता है, उसे अंदर ला करके सोफ़ा पे बिठा देता है और वहाँ से जाने वाला होता है। तभी फेंसिंग जब जा रहा होता है तो मिस्टर जियांग नीचे आते हुए कहते हैं, ओह तो तुम यहाँ, यहाँ पे तुम्हारे जैसे लोगों का भी आना अलाउ है क्या? ऐसा बोलते हैं तो फेंसिंग उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है,
वैसे आपने सही कहा सर, यहाँ पे हमारे जैसे लोगों का आना अलाउ नहीं है, पर मैं आपकी बेटी को यहाँ छोड़ने आया था। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके जैसे रईसों के घर में आने के लिए। शुक्रिया। इतना कहकर फैंसिंग वहाँ से निकल जाता है। यानी जो कि बुत बनी बैठी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं बोल रही थी और वैसे ही बैठी हुई थी। वो जाते हुए फैंसिंग से कहती है, फैंसिंग रुको। फैंसिंग वहीं पे रुक जाता है। यानी खड़ी होती है, अपने आंसुओं को वाइप करती है और कहती है, डैडी विंग। इतना सुनना था कि जियांग फैनमिया आंखें बड़ी करते हुए यानी को देख रहे होते और कहते हैं, विंग विंग क्या? यानी वापस से कहती है, विंग विंग और उसका बेबी दोनों मर गए डैडी। इतना सुनना था कि जियांग फैनमिया अपने ही जगह पे आराम से बैठ जाते हैं। और यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, देखते जाओ भाई, क्योंकि विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो डैड को नहीं बताए कि वो यहाँ है, और वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो इसी शहर में है। इसीलिए यानी को, हालांकि जियांग चेंग जो था वो बिजनेसमैन है, तो उसे तो पता चल ही जाना है कहीं ना कहीं से, और ऊपर से उसे पता है कि उसने उसे वांगजी के बिल्डिंग के बाहर उसे देखा था और वो वहाँ खड़ा था, तो उसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जिस तरह से वांगजी ने उसके रिएक्ट किया था उसके हाथ को दबा करके, तो सीचेन जो जियांग चेंग को डाउट हो रहा था वांगजी के ऊपर, बट उसने अभी तक सर्च करने के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से वो बोल रही थी, उसके दिमाग में फिर से कुछ ना कुछ चल रहा था। तो यानी वापस से दोबारा कहते हुए, कंटिन्यू करते हुए कहती है, विंग और उसका बेबी दोनों मर गया, और वो इस दुनिया में नहीं है, और अभी हम लोग जस्ट मर्जरी से आ रहे हैं। वांगजी की विंग की बात सुन करके उसके डैड एक सदमे में चले गए थे, एक अलग जोन में, और उनके सामने बहुत सारी फ्लैशेस आ रही थी, और वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं। जियांग चेंग कहता है यानी के सामने आकर के, तो क्या हो गया? अच्छा हुआ वो एक गंदी नाली का कीड़ा था, मर गया, वही अच्छा था। इतना सुनना था कि यानी को बहुत गुस्सा आया और उसे एक थप्पड़ खींच के लगातार कहता है, तुम ही थे ना उस दिन जिसकी वजह से विंग बेहोश हुआ था? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम उसे कैसे ह्यूमिलिएट करते हो? अब जियांग चेंग को आश्चर्य हो रहा था कि उसे कैसे पता कि वो बाहर बेहोश हो गया था और उस टाइम पे यही था। यानी वापस से कहती है, खबरदार खबरदार, अगर तुम अपनी गंदी ज़ुबान से विंग का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो, समझ गए तुम आचेंग? इतना बोल करके साइड हो जाते। तभी मैडम यूँ मटकती हुई आती और कहती है, इसमें गलत क्या है? गंदी नाली के कीड़े को हम वही बोलेंगे ना, और उसे वही होना चाहिए। अच्छा हुआ वो मर गया। हाँ, एक से तो पीछा छोटा। यानी चीखती हुई कहती है, मॉम, कैसा होगा कि अगर उसकी जगह याचिंग मर गया होता तो कैसा लगता आपको? हाँ, कैसा लगता आपको? आपने उससे और उसकी मॉम से सारी खुशियाँ छीन ली ना मॉम। आपने उसकी मॉम को और उसे घर से निकाल दिया ना, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया आप दोनों ने। फिर अभी वो मर गया तो आप उसके लिए कुछ अच्छा शब्द बोल नहीं सकते। फैंसिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, यानी मैं ये सब सुन नहीं सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कहती है, नहीं रुको, क्योंकि मुझे भी यहाँ से जाना है, मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ में। उसके डैड तो अलग ही जोन में पहुँच गए थे। और यानी ऊपर जाती है, अपना सामान पैक करती है और फिर वो फैंसिंग के पास आती है और कहती है, चलो। उसकी मॉम कहती है, यानी अगर आज के बाद तुम इस घर से बाहर गई तो तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगी। यानी कहती है, मॉम, वैसे भी मैं यहाँ चाइना इस घर में रहने नहीं आई हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ, जिस तरह से वो और उसका बेबी मर गया है ना, आचेंग तुम खुद को संभालना, क्योंकि जिस दिन उसके अल्फ़ा को पता चला ना कि तुमने उसे ह्यूमिलिएट किया था, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतना बोल करके यानी फैंसिंग के साथ उस घर से बाहर विदा हो लेती है। तो आज के लिए इतना ही। और क्या लगता है यानी को किसने बताया होगा कि आचेंग ने उसे ह्यूमिलिएट किया है? एनी गेसेस गाइस? अगर किसी को आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।